Hey guys, Al-Biruni, who provided a rich information about our medieval society। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं अल-बिरूनी के बारे में, जिसने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी हमारी मेडिवल सोसाइटी के बारे में। ठीक है, एंड ही वॉज अ ग्रेट हिस्टोरियन, लिंग्विस्ट एंड क्रोनोलॉजिस्ट। सो लेट्स फोकस। थोड़ी कनेक्टिविटी देखो, हम क्या कर रहे हैं अब हम अपनी सेकंड बुक स्टार्ट कर रहे हैं। ये है हमारी मेडिवल हिस्ट्री। हमारी हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एंशंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। ठीक है, हम एंशंट हिस्ट्री कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने शुरुआत में हड़प्पन सिविलाइजेशन को देखा था। फिर हमने धीरे धीरे करके सारी लाइफ जानी थी, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ एंड कल्चरल लाइफ। ठीक है, बारी बारी हमने चैप्टर में देखा था, 3rd चैप्टर, 2nd चैप्टर एंड 4th चैप्टर। नाउ दिस इज द 5th चैप्टर ऑफ क्लास 12 हिस्ट्री एंड द चैप्टर नेम इज मेडिवल सोसाइटी थ्रू ट्रैवलर्स अकाउंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम मेडिवल अपनी जो हिस्ट्री है वो शुरू करने जा रहे हैं। नाउ अब यहाँ पर इस चैप्टर में हम देखने क्या वाले हैं अबाउट दिस चैप्टर। देखो, हमने पूरी अपनी हिस्ट्री जो है अपनी एंशंट कवर करी है, किस तरह से जो है एक नई लाइफ डेवलप होती है, स्टार्टिंग होती है लाइफ की विद हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसके बाद सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लाइफ। अब उसके बाद क्या हो रहा था, हमारा एक मेडिवल फेज आ रहा था हिस्ट्री का। ठीक है, बीच का फेज, मेडिवल फेज। उसमें क्या था, जो लोग थे ना वो क्या करते थे, इंडिया को विजिट करते थे। हालांकि पहले ही विजिट करते थे, लेकिन इस समय जब इंडिया में थोड़ी डेवलपमेंट शुरू हो गई तो लोग क्या करते थे, विजिट करते थे। अब वो विजिट क्यों करते थे, इन सर्च ऑफ वर्क करते थे वो। ठीक है, अपने आप को डिजास्टर से प्रोटेक्ट करने के लिए वो करते थे, जॉब्स के लिए और द एडवेंचर, मज़े के लिए। तो वो क्या करते थे, विजिट करते थे इंडिया को। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी इंसान विजिट कर रहा है और उसको जिस कंट्री से वो आए हैं, उसको वो कंट्री जिसमें वो आए हैं वो कंट्री अच्छी लगती है, तो वो क्या करते हैं, उसमें सेटल हो जाते हैं। ठीक है, अपनी फैमिली को लेकर आ जाते हैं। तो वैसे ही होता था उस समय कि जो भी लोग इंडिया में आते थे विजिट करने के लिए, जिनको लगता था कि इंडिया एक अच्छी कंट्री है, वहाँ पर उनको अच्छी चीज़ देखने को मिलती है, जॉब अच्छी मिल रही है, तो वो इंडिया में सेटल हो जाया करते थे और कुछ चीज़ें के बारे में लिखते थे, रोट डाउन समथिंग। ठीक है, अब वो क्या लिखते थे, वो लिखते थे फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ जो कि उनकी कंट्री से डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल उन्हीं कंट्री में कोई अलग सिस्टम फॉलो हो रहा है तो यहाँ पर अलग हो रहा है, तो वो क्या करते थे, जो भी चीज़ उनको थोड़ी अजीब सी लगती थी, अपनी कंट्री से अनयूजुअल लगती थी, उसको वो लिखते थे अपने नोट्स में। ठीक है, और वही डायरी हमको मिल गई हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है हमारी मेडिवल सोसाइटी के बारे में, हमारा जो मेडिवल हिस्ट्री है उसके बारे में, वही हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर वो करते क्या थे, अपनी कंट्री से कंपेयर भी करते थे। फॉर एग्जांपल कास्ट सिस्टम, यहाँ पर हम कास्ट सिस्टम को देखेंगे। कास्ट सिस्टम के बारे में अल-बिरूनी ने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन लिखी है और उसने उस कास्ट सिस्टम को दूसरी कंट्री से कंपेयर भी किया है। इट मीन्स दे यूजुअली कंपेयर विच दे आर राइटिंग विद देयर कंट्री। ठीक है, अपनी कंट्री से कंपेयर करते थे जो भी वो राइट कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये था कि जो भी कोई भी राइटर या फिर कोई भी इंसान यहाँ पर आ रहा है, हमारी कंट्री में विजिट कर रहा है और उसे कोई भी चीज़ अनयूजुअल लगती है तो वो लिखते थे, लेकिन हर किसी का टॉपिक डिफरेंट होता था। फॉर एग्जांपल कोई लिखता था किंगडम के बारे में, कौन सा एम्पायर वहाँ पर चल रहा है। ठीक है, कुछ लिखते थे रिलीजन से रिलेटेड, रिलीजन के बारे में, कास्ट सिस्टम के बारे में, कुछ मॉन्यूमेंट से मैं आपको बता दूं, हम आगे देखने वाले हैं विजयनगर एम्पायर को। विजयनगर एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर था जिसमें काफ़ी आर्ट एंड आर्किटेक्चर थी। उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है आर्ट एंड आर्किटेक्चर की, वो प्रोवाइड की है अब्दुल रज़ाक समरकंदी ने। यस, ही वॉज अ राइटर और वो ट्रैवलर था जो कि इंडिया में आया था। ठीक है, और उन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है विजयनगर के बारे में, तो ये मॉन्यूमेंट्स के अंदर वो उनका नाम आएगा, वो हम आगे ग्रेट डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, 3 ट्रैवलर्स के बारे में स्टडी करेंगे, अल-बिरूनी के बारे में, इब्न बतूता के बारे में, फ्रैंकोइस बर्नियर। नाउ क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा 3 ट्रैवलर्स से क्यों। देखो, किसी के अगर बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, इट मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ये ट्रैवलर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी हिस्ट्री के लिए, इन्होंने अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। दैट्स वाई वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट 3 ट्रैवलर्स। ऐसा नहीं है 3 ही ट्रैवलर्स आए थे, काफ़ी आते थे, बट ये ग्रेट थे। इनकी अकाउंट में हमें जो भी सोर्स मिला है वो रिलायबल है, सच्चा है और अच्छा भी है। ठीक है, और ग्रेट है, ज़्यादा है। इस वीडियो में टॉपिक कौन कौन से कवर करने वाले हैं। देखो,
इस वीडियो में हम देखेंगे अल-बिरूनी के बारे में, सेकंड पार्ट में इब्न बतूता, थर्ड फ्रैंकोइस बर्नियर, लाइन वाइज चल रहे हैं क्योंकि इब्न बतूता अल-बिरूनी पहले आए थे 11th सेंचुरी में, इब्न बतूता 14th सेंचुरी में आए थे एंड फ्रैंकोइस बर्नियर लास्ट 17th सेंचुरी में आए थे। तो टाइम के हिसाब से हम चल रहे हैं। आपके एनसीईआरटी में आगे पीछे दे रखा है, लेकिन मैं पूरा कनेक्टिविटी के साथ पढ़ाऊंगा और एक ही वीडियो में हम एक ही को कवर करेंगे कि पर्सनैलिटी को। तो इस वीडियो में हम देखेंगे अल-बिरूनी के बारे में, बर्थ एंड लाइफ, ठीक है, कैसे मतलब इनका जन्म होता है, क्या लाइफ थी, उनकी पूरी बायोग्राफी, कब वो विजिट करते हैं इंडिया में, कैसे इंडिया में आते हैं, ठीक है, उनकी एक इंपॉर्टेंट बुक के बारे में किताबुल हिंद, और उन्होंने कौन कौन सी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ी थी, ठीक है। अब कोई भी भाई यहाँ पर ट्रैवलर आ रहा है तो उसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेंगी ना, वो प्रॉब्लम तो कुछ ना कुछ से मिलेंगी। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई अल-बिरूनी को जब वो अपने राइटिंग लिख रहा था, ठीक है, अकाउंट्स लिख रहा था। अल-बिरूनी डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम, जी हाँ, मैंने आपको बताया था कि कास्ट सिस्टम के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है अल-बिरूनी ने। तो उनका डिस्क्रिप्शन क्या है, किस तरह से वो उन्होंने जो है कास्ट सिस्टम को एक्सप्लेन किया इंडिया का, ठीक है, इंडिया का जो कास्ट सिस्टम था उसको कैसे एक्सप्लेन किया अल-बिरूनी ने। सो एज ऑलवेज हम 2 MCQs देखने वाले हैं एंड ऑफ दिस वीडियो में, ठीक है। मैं ये इसलिए करता हूँ ताकि आप अच्छे से लेक्चर को सुनो और अगर कोई MCQs आते हैं लेक्चर से रिलेटेड पेपर में तो आप उनको सॉल्व भी कर सको, ठीक है। तो केयरफुली सुनना और उनके आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। अल-बिरूनी, ठीक है, कौन थे ये, कब इंडिया में आए थे, क्या पीछे का हिस्ट्री रही है जिसकी वजह से इंडिया में आते हैं, क्या क्या लिखते हैं, ठीक है, कौन सी इंपॉर्टेंट बुक है जिसमें काफ़ी रिच इंफॉर्मेशन है और साथ में इनके कास्ट सिस्टम की डिस्क्रिप्शन। बर्थ एंड लाइफ, देखो, अबू रेहान अल-बिरूनी वॉज हिज फुल नेम, जी हाँ, इनका नेम था अबू रेहान अल-बिरूनी, इनका फुल नेम था, शॉर्ट फॉर्म में इनको अल-बिरूनी बोलते हैं। इनका जन्म हुआ था 973 में। कुछ कुछ डेट इंपॉर्टेंट है, आप एक दो ही डेट याद करना, जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉर्न कहाँ पर हुआ है, बस दैट्स इट, बस। ज़्यादा अगर आप याद करोगे ये डेट्स तो याद नहीं रहेंगी, रट के कोई फ़ायदा नहीं है, आगे काम नहीं आएगा। ओके, तो कहाँ पर बॉर्न हुआ था, इनका कथ में, क्वारिज्म, जो कि अवरिगी डायनेस्टी है। इट मीन्स देखो, जिस समय इनका जन्म हुआ था ना, उस समय वहाँ पर जो आज की कंट्री उज्बेकिस्तान है ना, उस पे और उसके आसपास जो अफगानिस्तान कंट्री है, आसपास जो भी 2-3 कंट्री है, उस पर एक डायनेस्टी रूल करती थी, उसका नाम था अवरिगी डायनेस्टी, ठीक है। लेकिन अब वो डायनेस्टी नहीं है, अब वो कंट्री उज्बेकिस्तान है। तो अगर आप बोलोगे उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म हुआ था क्वारिज्म में, दैट इज़ प्रेजेंटली लोकेटेड इन उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान कंट्री है, एशियन कंट्री, ठीक है, नॉर्थ में है। अब ये डाइड कब हुए थे, ही वॉज पास्ड अवे इन 1050 एट द एज ऑफ 77। ओके, कहाँ पर, झांसी, ठीक है, झांसी में वो मरे थे। अच्छा, ही रिसीव्ड बेस्ट एजुकेशन अवेलेबल एट दैट टाइम। उन्होंने क्या किया था, देखो, क्वारिज्म ना आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है लर्निंग का। उस समय क्वारिज्म में कहते हैं ना, किसी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम अच्छा होता है, किसी का नहीं होता, वैसे ही उस समय जो क्वारिज्म लोकेटेड है उज्बेकिस्तान में, ये जो जगह थी ना, इसका एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया था। यहाँ की कंट्री की जो गवर्नमेंट थी ना, इस कंट्री की बहुत फोकस करती थी एजुकेशन में। तो वहाँ पर उन्होंने, वहीं पर उनका जन्म हुआ था, तो उन्होंने जितनी भी इंफॉर्मेशन पॉसिबल थी, एजुकेशन थी, उन्होंने ली थी, ठीक है। उन्होंने इंफॉर्मेशन ली थी फिज़िक्स की, मैथमेटिक्स की, एस्ट्रोनॉमी की, नेचुरल साइंसेस की, ठीक है। तो इन एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये नॉलेज के भंडार थे, ठीक है। काफ़ी जो काफ़ी एक नॉलेजेबल पर्सन थे ये। इनको फिजिक्स भी, मैथमेटिक्स, ये सब अच्छे से आती थी, ठीक है। और वो हिस्टोरियन भी थे, क्रोनोलॉजिस्ट भी थे और लिंग्विस्ट भी थे। लिंग्विस्ट क्यों थे मैं बताता हूँ पूरा अच्छे से आपको। तो यहाँ पर इनके बारे में अगर आता है तो आपको ये पता होना चाहिए, ये एक ग्रेट मैन थे, ठीक है। काफ़ी अच्छी इनको नॉलेज थी और इन्होंने काफ़ी जो एक सब्जेक्ट नहीं, काफ़ी सब्जेक्ट्स को उन्होंने पढ़ा था। इट मीन्स वहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम वहाँ का अच्छा था, उसका पूरा फ़ायदा उन्होंने उठाया, ठीक है। लिंग्विस्ट इनको इसलिए बोला जा रहा है, लिंग्विस्ट का मतलब वो पर्सन जिसको ज़्यादा लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे इनको सीरिक आती थी, अरेबिक आती थी, ठीक है, पर्शियन आती थी, हिब्रू, सारी लैंग्वेजेस हैं। संस्कृत थोड़ी बहुत आती थी, बट ग्रीक में थोड़ी सी इनको प्रॉब्लम थी, ग्रीक इनको कम आती थी। हालांकि संस्कृत इनको थोड़ी बहुत कम आती थी, बट इन्होंने जब ये इंडिया में आते हैं तो ये हमारे जो ब्राह्मण्स वगैरह हैं उनके साथ काम करते हैं, ठीक है, तो वो संस्कृत थोड़ी बहुत सीख जाते हैं। ये बुक में नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इससे बताना चाहता हूँ, जो मैं अभी पॉइंट बताऊँगा आपको, कि वो कितने एक आप मतलब अंदाज़ा लगा लोगे, एस्टिमेट कर लोगे कि कितने ग्रेट मैन थे वो।
देखो आपको इतना तो पता चल गया ना कि एक उनको काफ़ी अच्छी नॉलेज थी बहुत सारे सब्जेक्ट्स की, और उन्होंने पूरी एजुकेशन ली थी जो उस समय अवेलेबल थी। इन्होंने क्या किया था, उसी एजुकेशन को उन्होंने यूज़ करते हुए इन्होंने क्या किया था, रेडियस और जो सरकमफ्रेंस है अर्थ का वो नापा था। ठीक है, और जो डिफरेंट फेजेस थे मून के उनको भी इन्होंने नापा था। मतलब फर्स्ट साइंटिस्ट तो ऐसे नहीं थे कि जिन्होंने नापा, बट इन्होंने अपनी अलग थ्योरी दी थी कि किस तरह से फेजेस होते हैं मून के। आपने देखा होगा, साइंस से पढ़ा होगा कि मून के डिफरेंट फेजेस होते हैं, रेडियस और सरकमफ्रेंस कितना है अर्थ का, सब कुछ इन्होंने एस्टिमेट किया था। ठीक है, सो ही वॉज अ ग्रेट पर्सनैलिटी। तो पूरा हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में। आज हमारा टॉपिक आज का ये होने वाला है, अल-बिरूनी। देखो इंडिया में कैसे आई है। उस समय देखो क्या था, गजनविद एम्पायर था। ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा गजनविद एम्पायर क्या है। देखो ये आपको जो इमेज आप देख रहे हो ना, ये पूरा आपको गजनविद एम्पायर मिलेगा। फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में मुगल एम्पायर आया था, मौर्यन एम्पायर आया था, वैसे उस समय जो ये जो कंट्रीज़ हैं, ये देखो हमारी आज के, देखो पाकिस्तान, ठीक है, थोड़ा सा इंडिया भी, उस समय तो पाकिस्तान था ही नहीं, तो ये पूरा इंडिया है। ये देखो अफगानिस्तान, दिस इज़ ईरान। और यहाँ पर जो ये मतलब पूरा ये जो एरिया, ये जो पूरा एरिया देख रहे हो, दिस इज गजनविद एम्पायर। ठीक है, तो ये पूरा एम्पायर उस समय रूल कर रहा था। अब उस जो ये गजनविद एम्पायर है, इतने तक ये रूल करता है। और उस समय क्या था, ये जो एम्पायर था ना, उसके जो किंग थे वो थे महमूद गाजी। महमूद गाजी वॉज द गजनविद एम्पायर किंग थे वो। ठीक है, वॉज द किंग ऑफ गजनविद एम्पायर। अब क्या हुआ, जब इन्हें पता चला कि जो अल-बिरूनी है और जो क्वारिज्म के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा सेंटर है लर्निंग का, और वहाँ के जो लोग हैं बहुत पढ़े लिखे होते हैं, ग्रेट नॉलेज होती है, तो उन्होंने क्या किया, अटैक वहाँ पर करके, यस उन्होंने अटैक किया था क्वारिज्म पे। और उन्होंने क्या किया, कुछ फोर्सफुली कुछ ऑथर्स को जिनको अच्छी खासी नॉलेज थी उनको अपनी कंट्री में ले आए थे, अपनी घांसी में वो ले आए थे, जो कि कैपिटल थी उस समय गजनविद एम्पायर की। उनमें से अल-बिरूनी एक थे। ठीक है, अल-बिरूनी को भी साथ में लेकर आ जाते हैं। अब क्या था, अल-बिरूनी को उन्होंने क्या कराया, अपनी जो कैपिटल गजनी है वहाँ पर वो लेकर आ गए, और उन्होंने वहाँ पर उसको अपना कोर्ट पोएट बना दिया। ठीक है, मतलब वो अपने राजा वगैरह के बारे में लिखेगा। ठीक है, अल-बिरूनी, तो उन्होंने उसको कोर्ट पोएट बना दिया। अब क्या हुआ, धीरे धीरे करके जो एम्पायर था वो एक्सपेंड हो रहा था। पंजाब जो है एम्पायर का पार्ट बना धीरे धीरे करके। देखो कोई भी एम्पायर है ना, वो एक्सपेंड कैसे करेगा, वो क्या करते हैं, कोई भी एम्पायर किंग है वो अटैक कर देगा। ठीक है, उससे क्या होगा, अटैक कर पे किसी भी जगह पे अटैक करके अगर वो जीत जाते हैं तो वो उसको अपने एम्पायर के अंडर ले लेंगे। ठीक है, वैसे क्या था, इन्होंने पंजाब जो है आज का जो मतलब इंडिया प्लस में पाकिस्तान का जो पूरा पंजाब है, उसको इन्होंने जब पार्ट बनाया, अटैक करा उस पर, तो इन्होंने उसको अपने एम्पायर का पार्ट बना लिया। ठीक है, तो जो महमूद गाजी थे ना, ये चाहते थे कि इंडिया पे अटैक करना, कि इंडिया की और भी जगह है उनको अटैक करके हम क्या करते हैं, अपने एम्पायर को एक्सपेंड करते हैं और साथ में खजाना वगैरह लूटते हैं। ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि हम क्या करते हैं, अब इंडिया में जाते हैं एंड वहाँ पर देखते हैं, चीज़ों की लूट करते हैं। ठीक है, देखो हर किसी ने हमको लूटा है, बट कोई बात नहीं, अभी हमारी कंट्री ग्रेट कंट्री में गिनी जाती है। तो यहाँ पर क्या था, महमूद गाजी ने जब सोचा कि उसे इंडिया में जाना है, मतलब पंजाब होते हुए और नॉर्थ इंडिया में जाना है, और वहाँ पर देखना है कि वो लड़ाई वगैरह करके कुछ खजाना वगैरह लूट सकते हैं और अपने एम्पायर को बढ़ा सकते हैं कि नहीं। तो उन्होंने सोचा कि एक ग्रेट मैन साथ में होना चाहिए, तो वो क्या करते हैं, अल-बिरूनी को साथ में ले जाते हैं। ठीक है, तो वो अकम्पनी करते हैं, मतलब अपने साथ ले जाते हैं अल-बिरूनी को। अब देखो, अब अल-बिरूनी जो है इंडिया में पहुंच गए। जब अल-बिरूनी इंडिया में पहुंच जाते हैं तो उनको इंडिया एक अलग कंट्री लगती है, वहाँ का पूरा सिस्टम है वो अनयूजुअल लगता है, तो वो सोचते हैं कि वहीं पर सेटल हो जाते हैं और साथ में कुछ चीज़ें लिखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ जो भी उनको अलग लग रही है, जो भी उनको लिखने का मन है तो वो लिखते हैं। तो वो वहाँ पर इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखते हैं, दैट वॉज किताबुल हिंद, दैट इज़ किताबुल हिंद। किताबुल हिंद उनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है जिसने हमें काफ़ी रिच और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी है हमारी मेडिवल हिस्ट्री की। ठीक है, इतना क्लियर है ना। ओके, सो इंडिया में कैसे आते हैं, महमूद गाजी इनको लेकर आते हैं। और महमूद गाजी के बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत। ये देखो किंग थे गजनविद एम्पायर के, और इन्होंने इंडिया पे 17 टाइम्स अटैक किया था। ठीक है, 17 टाइम्स इन्होंने इंडिया पे अटैक किया था। इट मीन्स इनका मेन मोटिव ये था कि इंडिया में जाओ और जो है सामान को लूट कर आ जाओ। इनका मेन इतना नहीं था कि एम्पायर को एक्सपेंड करना है, नहीं, इनका मेन था कि कोई भी टेम्पल वगैरह है उसको लूट लो, वहाँ पर खजाना पूरा लूट लो। इसलिए तो वो अल-बिरूनी को साथ में लेकर गए थे। इनका जो लास्ट 17th अटैक था वो इंडिया के सोमनाथ टेम्पल पर था। ठीक है,
सो यहाँ पर हम उनकी ग्रेट बुक के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, उनकी जो ग्रेट बुक थी उसका नाम है किताबुल हिंद। ठीक है, किताबुल हिंद वॉज हिज ग्रेट बुक। अल ब्रूनी ने इस बुक को अरेबिक लैंग्वेज में लिखा था। रिमेंबर दिस पॉइंट। ये एक वॉल्यूमिनस टेक्स्ट है, इसका मतलब ये काफ़ी वॉल्यूम्स में डिवाइडेड है, एक वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम 1 2 3 काफ़ी हैं। देयर आर टोटल 80 चैप्टर्स इन दिस बुक। ठीक है, 80 चैप्टर्स हैं इस बुक में। सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स, अब किस किस की चीज़ों के बारे में इसने लिखा है अल ब्रूनी ने? रिलीजन के बारे में, फिलॉसफी के बारे में, फेस्टिवल्स के बारे में, मैनर्स के बारे में, सोशल लाइफ के बारे में, कस्टम्स के बारे में, लॉस के बारे में, इन सब के बारे में। तो ये कुछ सारे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में अल ब्रूनी ने अपनी इस बुक में लिखा है। ठीक है, अब अल ब्रूनी ने क्या किया है ना, इसमें ये जो अपनी बुक है इसमें जब भी वो किसी के बारे में लिख रहा है, किसी भी चैप्टर के बारे में, फॉर एग्जांपल अगर वो कास्ट सिस्टम के बारे में लिख रहा है ना, तो वो हर बुक की स्टार्टिंग में, मतलब चैप्टर की स्टार्टिंग में, ठीक है, वो एक क्वेश्चन पूछता था, क्वेश्चन लिखता था। फॉर एग्जांपल जो मैं बताऊंगा अभी आपको, वैसा उसने कुछ लिखा नहीं है, बट मैं आपको एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर अल ब्रूनी जो है अल ब्रूनी ने फॉर एग्जांपल कास्ट सिस्टम के बारे में लिखा है, राइट, इतना मैंने आपको बता दिया। तो फॉर एग्जांपल वो इस तरह से उसने क्वेश्चन पूछे हर चैप्टर में। फॉर एग्जांपल, इज इट गुड टू हैव अ कास्ट सिस्टम इन एनी सोसाइटी? इसका मतलब है कि उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा होगा कि क्या ये सही है कि किसी भी कंट्री में कास्ट सिस्टम हो? तो ऐसा पूछा नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर वो किसी टॉपिक के बारे में लिखते थे तो उन्होंने एक अलग ही आइडिया, एक अलग ही स्ट्रक्चर यूज़ किया है। हर चैप्टर को उन्होंने बिगन किया क्वेश्चन के साथ। ठीक है, हर चैप्टर में वो क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन पूछा फिर आंसर लिखा कि नहीं, कास्ट सिस्टम जो है अच्छा नहीं है, सोशल पॉल्यूशन है, एवरीथिंग। ठीक है, इतना समझ में आया? तो ये मेन मैं बताना चाहता हूँ कि इन्होंने हर चैप्टर की जो स्टार्टिंग है वो एक क्वेश्चन से की है। कोई भी वो अगर वो चैप्टर लिख रहे हैं, अगर वो कास्ट सिस्टम के बारे में लिख रहे हैं या फिर जो भी मैंने आपको टॉपिक्स ऊपर बताए उनके बारे में। इस बुक का अदर नेम था तारिकुल हिंद, याद रखना, पूछ सकते हैं। ओके, फर्स्ट चैप्टर में इन्होंने उस चीज़ के बारे में लिखा है, उन डिफ़िकल्टीज़ के बारे में जो कि उससे फेस करी जब वो क्या लिख रहा था, बुक को लिख रहा था। ठीक है, तो हम देखेंगे डिफ़िकल्टीज़ कौन कौन सी उसको आई थी, आगे चल के देखेंगे। तो पहला चैप्टर उसी से रिलेटेड है कि उसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में, लिखने में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करी उसने। ठीक है, और उसने जो भी चीज़ें यहाँ पर लिखी उसे कंपेयर भी किया अपनी कंट्री के साथ। अब देखो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करी अल ब्रूनी ने इंडिया में। कोई भी अगर एक मैन जिसको यहाँ की लैंग्वेज नहीं आती, यहाँ के बारे में पता नहीं है, वो किसी इंसान के साथ आ जाता है किसी वजह से, तो उसको हर चीज़ अलग ही लगेगी ना। वहाँ की लैंग्वेज नहीं समझ पाएगा, वहाँ का मतलब अलग अलग ही पूरा सिस्टम होता है कंट्री का। ठीक है, तो वहाँ पर उसे दो बहुत मेन इसने प्रॉब्लम फेस करी, बट वो रुका नहीं, आगे बढ़ता रहा। ठीक है, तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम थी, ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द संस्कृत लैंग्वेज। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। संस्कृत लैंग्वेज वो नहीं समझ पाया, क्योंकि उसकी लैंग्वेज क्या थी, उसकी तो भाई लैंग्वेज थी ना अरेबिक और पर्शियन, जो वहाँ बोली जाती है ख्वारिज़म में, उज्बेकिस्तान में। हमारी हिंदी अगर हम दूसरी कंट्री में जाएंगे हम समझ नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। तो वैसी संस्कृत उसके लिए बहुत अलग लैंग्वेज थी एज़ कम्पेयर टू अरेबिक एंड पर्शियन। ठीक है, वो तो उसको आती थी दोनों, बट संस्कृत उसको बहुत कम आती थी। बट फिर भी उसने ट्राई किया, ब्राह्मण्स वगैरह के साथ वो जाते थे, वेदास वगैरह उन्होंने काफ़ी कुछ पढ़े, जिससे उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली और संस्कृत लैंग्वेज उन्होंने धीरे धीरे करके सीख ली। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम थी, ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड संस्कृत लैंग्वेज। सेकेंड यहाँ पर क्या था, नॉट अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। मतलब कि देखो, जो भी हमारे रिलीजियस बिलीव्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, इससे रिलेटेड मतलब हमारे इंडिया में डिफरेंट रिलीजन बिलीव्स हैं और प्रैक्टिसेस हैं, हमारे फेस्टिवल्स अलग हैं, हम अलग डीटीज़ को, गॉड को पूछते हैं, उनकी कंट्री में डिफरेंट है। ठीक है, उन्हीं कंट्री में डिफरेंट, हमारे में डिफरेंट, तो उनको समझ नहीं पाया, डिफरेंस को नहीं समझ पाया वो। ठीक है, मतलब हमारे जो भी रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस हैं उनको समझ नहीं पाया वो, क्या है, किस भगवान की पूजा करते हैं, क्या मतलब इनकी पूरी हिस्ट्री रही है, सब कुछ। उसने काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे बारे में लिखी है। ठीक है, और बहुत सारी प्रॉब्लम भी फेस करी हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम को फेस करते करते उसने इन्फॉर्मेशन भी लिखी है। तो वही यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम फेस करते हुए भी वो रुके नहीं वो, और उन्होंने जो है इंडियन सोसाइटी के बारे में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन लिखी है। इतना समझ में आ गया, इतनी क्लैरिटी आ गई। तो टू मेन प्रॉब्लम्स थी, पहली थी संस्कृत लैंग्वेज को समझ नहीं पाए वो, उनको डिफ़िकल्टी आई। दूसरा यहाँ पर यह था कि जो भी हमारे इंडिया में रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं, रीति रिवाज टाइप के जो भी है, उनको वो समझ नहीं पाया ढंग से, उसको समझने में उन्हें प्रॉब्लम आई। ठीक है, ये दो मेन प्रॉब्लम्स थी।
अल ब्रूनी ने अपनी बुक किताबुल हिंद में कास्ट सिस्टम के बारे में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कास्ट सिस्टम के बारे में क्या लिखा है, क्या उनका डिस्क्रिप्शन था कास्ट सिस्टम से रिलेटेड, वो हम देखते हैं इसमें। तो देखो, थर्ड चैप्टर में हमने क्या किया था, वर्ना सिस्टम को देखा था। ठीक है, कि वर्ना सिस्टम क्या था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आप देख लेना, आपको थर्ड चैप्टर भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे इंडिया में क्या था, उस समय वर्ना सिस्टम था। वर्ना सिस्टम का मतलब है कि वहाँ पर मतलब वो हमारे मतलब इंडिया में कास्ट जो है 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास। ठीक है, और उनके काम भी हमने अलग अलग बांट दिए थे कि ये काम करेगा क्षत्रिय, ये काम करेगा वैश्य अलग, ऐसे करके। अल ब्रूनी के नज़रिए से हम देखते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम कास्ट सिस्टम वाज नॉट यूनिक इन इंडिया। उसके अकॉर्डिंग ये था कि कास्ट सिस्टम इंडिया में ही नहीं है, इंडिया के अंदर यूनिक नहीं है, बल्कि और भी कंट्रीज ऐसी हैं जिनके अंदर कास्ट के बेसिस पे लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। उसने एग्जाम्पल दिया पर्शिया का। पर्शिया एक कंट्री है जिसका उसने एग्जाम्पल दे के अपनी स्टेटमेंट को प्रूव किया है कि वो कह रहा क्या है, वो ये कह रहा है कि इंडिया के अंदर ही कास्ट सिस्टम नहीं है, बल्कि और भी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर कास्ट सिस्टम है। तो उसने पर्शिया का एग्जाम्पल दे के बताया है कि उस कंट्री के अंदर भी 4 कैटेगरीज में पीपल डिवाइडेड हैं, जैसे इंडिया में है वर्ना सिस्टम। पहले में नाइट्स और प्रिंसेस आते हैं, दूसरे में मंक, फायर प्रीस्ट, लॉयर्स आते हैं, थर्ड में फिजिशियंस, एस्ट्रोनॉमर्स, सारे साइंटिस्ट वगैरह आते हैं, और फोर्थ में लास्ट कैटेगरी में पेजेंट्स और आर्टिशंस आते हैं, यानी कि लो लेवल के जो लोग होते हैं। उनका मानना ही है, वैसे हर कोई तो इंसान इक्वल है। ठीक है, इंडिया को उसने बोला कि इंडिया में भी उसी तरह 4 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं पीपल। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास। उसके अकॉर्डिंग ये था कि ये जो भी हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं पीपल को जो हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कास्ट के बेसिस पे, एक सोशल पॉल्यूशन है। ठीक है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन तो हो गया, हाँ भाई फैक्ट्रीज वगैरह चल रही हैं उससे हो रहा है, बट ये सोशल पॉल्यूशन है। वी ऑल आर इक्वल, हमें डिस्क्रिमिनेट करना ही नहीं चाहिए। तो इतना आपको क्लैरिटी मिल गई अल ब्रूनी कौन था, ठीक है, और इंडिया में क्यों आया, और क्या उसके पीछे की हिस्ट्री थी, और साथ में उसकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक किताबुल हिंद, उसके बाद उसमें क्या लिखा है, कौन कौन सी प्रॉब्लम उसने फेस करी इंडिया में, और लास्ट का उसका डिस्क्रिप्शन कास्ट सिस्टम का क्या वो एक्सप्लेन करना चाहता है, और क्या उसने किस कंट्री से कंपेयर किया है अपने कास्ट सिस्टम को। ठीक है, सो आप MCQs में पूछ रहा हूँ, 2 MCQs आर देयर, तो प्लीज़ इनका जो स्कोर है वो ज़रूर लिखना कमेंट में। ठीक है, आई विल गिव यू हार्ट। ओके, और इसके आंसर्स डिस्क्रिप्शन में है, पहले अटेम्प्ट करना फिर देखना आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट किताबुल हिंद। किताबुल हिंद एक बुक है, किसने लिखी है, कौन इसका ऑथर है, अल बिरूनी, इब्न बतूता, फ्रैंकोइस बर्नियर, महमूद गाजी। सेकंड क्वेश्चन है, किताबुल हिंद इज इन विच लैंग्वेज। किताबुल हिंद जो है किस लैंग्वेज में लिखी है अल बिरूनी ने। ठीक है, पर्शिया में, पर्शियन, संस्कृत, इंग्लिश, डी अरेबिक। ओके, नोट्स डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना वहाँ से। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।